नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल RGS में। हमेशा की तरह आज फिर से हाजिर है आप सभी के सम्मुख डेली करंट अफेयर के प्रोग्राम में। उम्मीद करते हैं आप लोग स्वस्थ होंगे और मस्त होंगे। तो चलिए, बहुत बहुत स्वागत और बढ़ते हैं आज के प्रोग्राम की ओर। देखते हैं महत्वपूर्ण खबरें क्या रहीं। तो आज का पहला प्रश्न है, इनमें से उत्तर प्रदेश के किन जिलों में नगर निगम बॉन्ड जारी किए जाएंगे, यानी म्यूनिसिपल बॉन्ड, जिसे हम शॉर्ट फॉर्म में मुनी बॉन्ड बोलते हैं। मुनी मुनी बॉन्ड तो कौन जारी करे, कहाँ जारी किए जाएंगे? प्रयागराज, वाराणसी, आगरा या उपर्युक्त सभी? तो ये राइट ऑप्शन है हमारा डी, उपर्युक्त सभी में। प्रयागराज महाकुंभ में होने वाली कैबिनेट की बैठक में प्रयागराज, वाराणसी व आगरा नगर निगम के 100 करोड़ रुपए के म्यूनिसिपल बॉन्ड जारी करने के प्रस्ताव को स्वीकृति मिल सकती है। म्यूनिसिपल बॉन्ड के जरिए बाजार से पैसा जुटाया जाएगा। रोजगार को बढ़ावा देने में जुटी योगी सरकार बुधवार को उत्तर प्रदेश एरोस्पेस व रक्षा इकाई एवं रोजगार प्रोत्साहन नीति को भी स्वीकृति प्रदान कर सकती है। म्यूनिसिपल बॉन्ड के बारे में जान लें तो म्यूनिसिपल बॉन्ड जिसे हम लोग मुनी बॉन्ड भी कहते हैं, एक ऋण प्रतिभूति होती है जो किसी राज्य, नगर पालिका या काउंटी द्वारा अपने पूंजीगत व्ययों के वित्त पोषण के लिए जारी करती है। जैसे ये सरकार हो गई, कोई ये किसी देश की सरकार हो गई, ठीक है, या किसी राज्य की सरकार हो गई, तो वहाँ की जो सरकार है वो क्या करती है कि अपने पूंजीगत व्यय जो करती है, पूंजीगत व्यय मतलब जिससे साख का क्या हो, एसेट का निर्माण हो, ठीक है। तो एसेट का जब निर्माण करती है, यानी उससे जो है भविष्य में हमें आमदनी होती है, तो उसे हम कहते हैं पूंजीगत व्यय। तो उसमें जो है उसके वित्त पोषण के लिए, यानी जो अवसंरचना विकास है उसमें निवेश के लिए सरकारें जो है वो म्यूनि बॉन्ड जारी करती हैं, यानी म्यूनिसिपल बॉन्ड जो है जारी करती हैं, जिसमें राजमार्गों, पुलों व स्कूलों का निर्माण शामिल है। म्यूनि बॉन्ड के माध्यम से नगर निगम व्यक्तियों या संस्थाओं से धन जुटाया जाता है और एक निश्चित राशि ब्याज देने का दावा करता है तथा एक निश्चित परिपक्वता तिथि पर मूल राशि लौटा दी जाती है। जैसे ये बॉन्ड हो गया, ठीक है, तो इस पर लिखा रहेगा वैल्यू, इसकी फेस वैल्यू लिखी रहेगी, मान लीजिए कि 100 रुपये का है, ठीक है, और रेट ऑफ इंटरेस्ट लिखा रहेगा, मान लीजिए कि 10% है, और मैच्योरिटी पीरियड लिखी रहेगी, मैच्योरिटी पीरियड मान लीजिए ये 7 ईयर के लिए जारी हुआ। तो ये इस तरीके से बॉन्ड रहता है। जब इसको आप निश्चित अवधि यानी आज परचेज कर रहे हैं और 7 साल बाद जब ले जाएंगे तो क्या होगा, इतने % राशि पर जो है मूलधन वापस कर दिया जाता है। यह अधिकांशतः संघीय करों, अधिकांशतः राज्य और स्थानीय करों से मुक्त होते हैं, जिससे ये उच्च आयकर वर्ग वाले लोगों के लिए विशेष रूप से आकर्षण बन जाते हैं। गाजियाबाद नगर निगम जो था, भारत के पहले ग्रीन म्यूनिसिपल बॉन्ड इशू करने वाला जो है नगर निगम था। बढ़ते हैं दूसरे प्रश्न की ओर। किस देश को हराकर दिव्यांग चैंपियंस ट्रॉफी का चैंपियंस बना भारत? यहाँ भारत छूट गया है, कोई नहीं, हम जोड़ देते हैं, तो बना भारत, ठीक है। तो भारत के विषय में पूछ रहा भी, भारत ने जीता है दिव्यांग चैंपियंस ट्रॉफी। तो किसे हराया है? इंग्लैंड को हराया है। बढ़ते हैं प्रश्न की व्याख्या की ओर। योगेंद्र भदौरिया के अर्धशतक के बाद राधिका प्रसाद के 4 विकेटों के दम पर भारतीय टीम ने सोमवार को कोलंबो में, तो कहाँ पर चैंपियंस ट्रॉफी होगी, दिव्यांग चैंपियंस ट्रॉफी कहाँ पर हुई? तो कोलंबो में हुई। खेले गए फाइनल मुकाबले में इंग्लैंड को जो है 79 रन से हराकर दिव्यांग चैंपियंस ट्रॉफी
का खिताब जो है जीता है। भारत ने पहले बल्लेबाजी करते हुए 20 ओवर में 197 रन का स्कोर खड़ा किया, जिसके जवाब में इंग्लैंड की टीम 118 रन पर ऑल आउट हो गई। दिव्यांग चैंपियंस ट्रॉफी में कुल 4 टीमों ने भाग लिया था, जिसमें भारत, इंग्लैंड, पाकिस्तान और श्रीलंका। तो एक तो अपना प्यारा भारत देश है और 2 पड़ोसी देश है, पाकिस्तान और श्रीलंका, और एक इंग्लैंड। भारतीय टीम ने लीग स्टेज में शानदार प्रदर्शन किया और 6 में से 5 मैच जीतकर फाइनल में जगह बनाई। कप्तान जो है विक्रांत रविंद्र केनी की अगुवाई में टीम ने पूरे टूर्नामेंट में दमदार खेल दिखाया। तो कैप्टन कौन थे? विक्रांत रविंद्र केनी जी। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर देखते हैं। हाल ही में रहे भार्गवस्त्र का संबंध स्वार्म ड्रोन सिस्टम से है। भार्गवस्त्र को नागपुर स्थित सोलर ग्रुप की सहायक कंपनी इकोनॉमिक एक्सप्लोसिव लिमिटेड EEL द्वारा विकसित किया गया है। तो उपर्युक्त कथनों में से कौन सा या शेष कथन सही है? तो इसका राइट आंसर हमारा सी हो जाएगा, दोनों कथन हमारा सही है। इसके व्याख्या को देखें तो स्वदेशी रूप से विकसित माइक्रो मिसाइल सिस्टम भार्गवस्त्र का 12 से 13 जनवरी को गोपालपुर सीवाड़ फायरिंग रेंज में सफलतापूर्वक परीक्षण किया गया और भारतीय सेना की वायु रक्षा और निर्देशित मिसाइल स्कूल और केंद्र गोपालपुर उड़ीसा में स्थित है। तो कहाँ पर स्थित है? गोपालपुर, ये उड़ीसा में है। मिसाइल प्रणाली को झुंड ड्रोन के हमले से खतरे को विफल करने के लिए विकसित किया गया है। तो झुंड ड्रोन होता है जब, तो उसके विफलता के लिए ये विकसित किया गया है। बॉर्डर एरिया में ज़्यादा देखने को मिलता है, क्योंकि वहाँ पर जो है विदेशी राज्यों द्वारा हमला किए जाते हैं ड्रोन के जरिए। अब डिजिटल रूप में जो है वार होता है, तो उसके विफलता के लिए ये सिस्टम लाया गया है। सफल परीक्षण वरिष्ठ सेना अधिकारी की मौजूदगी में किए गए। हालांकि भार्गवस्त्र को अभी भारतीय सेना में शामिल नहीं किया गया है, क्योंकि इस प्रणाली को और परीक्षणों से गुजरना है और सेना द्वारा प्रणाली को मंजूरी दिए जाने के बाद भारत सरकार इसे शामिल करने या न करने का अंतिम फैसला करेगी। तो अंतिम फैसला भारत सरकार करेगी। भार्गवस्त्र को नागपुर स्थित सोलर ग्रुप की सहायक कंपनी इकोनॉमिक एक्सप्लोसिव लिमिटेड EEL द्वारा विकसित किया गया है। इसे स्वदेशी रूप से डिजाइन और विकसित किया गया है। इसे झुंड ड्रोन हमले के खिलाफ एक प्रभावी कम लागत वाली हथियार प्रणाली के रूप में विकसित किया जा रहा है। झुंड ड्रोन हमला क्या है? मानव रहित हवाई वाहन यानी UAV ड्रोन जो है दूर से नियंत्रित हवाई वस्तु है, जिसका उपयोग कई उद्देश्यों के लिए किया जा सकता है। झुंड ड्रोन या स्वार्म ड्रोन हमला दुश्मन पर हमला करने के लिए एक ही नियंत्रक द्वारा नियंत्रित कई ड्रोन के इस्तेमाल संदर्भित करता है। अब ड्रोन की रेंज के अनुसार ड्रोन को भी कई भागों में बांटा गया है, उसके सब कैटेगरी हैं। तो किसी और लेक्चर में चर्चा करेंगे, क्योंकि वीडियो लंबा हो जाता है तो लोग जो है थोड़ा कम देखना पसंद करते हैं। तो इसकी विशेषता देखें तो भार्गवस्त्र हथियार प्रणाली की रेंज लगभग 5 से 6 किलोमीटर है और सूक्ष्म हथियारों के माध्यम से कई ड्रोन को बेअसर कर सकती है। इस हथियार प्रणाली को रेगिस्तान और उच्च ऊंचाई वाले क्षेत्रों सहित सभी इलाकों में तेजी से तैनाती के लिए मोबाइल प्लेटफार्मों पर लगाया जा सकता है। यह एक बहुस्तरीय हथियार प्रणाली है, जिसमें उन्नत C4I यानी कमांड कंट्रोल संचार कंप्यूटर और इंटेलिजेंस। C4 का क्या हुआ? कमांड कंट्रोल कम्युनिकेशन कंप्यूटर, ये 4 C हो गए और I से हो गया इंटेलिजेंस। तकनीक से लैस एक कमांड एंड कंट्रोल सेंटर है। इस प्रणाली का रडार 5 किमी से परे मानव रहित हवाई वाहनों का पता लगा सकता है और
0.01 वर्ग मीटर जितने छोटे सूक्ष्म लक्ष्य की पहचान करने में सक्षम भी है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं और देखते हैं। हाल ही में वर्ष 1975 में 75 के आपातकालीन बंदियों के लिए रुपए 20,000 मासिक पेंशन देने की घोषणा गुजरात सरकार ने की है। यह पेंशन उन व्यक्तियों के लिए है जिन्हें इमरजेंसी के दौरान मेंटेनेंस ऑफ इंटरनल सिक्योरिटी एक्ट के तहत गिरफ्तार किया गया था। तो उपयुक्त में से कौन से कथन सही हैं? तो ये जो है गुजरात सरकार के द्वारा नहीं किया गया है, ये इसलिए हमारा जो है पहला ऑप्शन गलत है। और ये जो है मीसा कानून के तहत जो भी उस समय गिरफ्तार हुए थे उनके लिए ये दिया जाएगा। तो राइट आंसर हमारा क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी। और ये गुजरात नहीं, उड़ीसा सरकार है, उड़ीसा सरकार के द्वारा ये पेंशन दिया जाएगा। चलिए, तो इससे पहले जो है चलिए इमरजेंसी और मीसा के बारे में बाद में देखेंगे। देश में इमरजेंसी के समय जेल में बंद हुए लोगों को 20,000 रुपये मंथली पेंशन मिलेगी, यानी साल 1975 से 1977 के दौरान जेल में बंद हुए लोगों को सरकार पेंशन देगी। इसके लिए लोगों को बस कुछ जरूरी डॉक्यूमेंट देने पड़ेंगे और पेंशन मिलनी शुरू हो जाएगी। ओडिशा सरकार ने 1975-1977 के बीच इमरजेंसी के दौरान जेल में बंद रहे व्यक्तियों को 20,000 रुपये मंथली पेंशन देने की घोषणा की है। पेंशन उन व्यक्तियों को दी जाएगी जो 1 जनवरी 2025 तक जीवित हैं। इसके साथ ही सरकार उनकी चिकित्सा खर्चों की भरपाई भी करेगी। ओडिशा सरकार यह कदम ऐसे बंदियों को उनका हक दिलाने के लिए उठाया है जो उस समय मीसा कानून के तहत गिरफ्तार हुए थे और जेल में बंद थे। चलिए अब यहाँ पर थोड़ा सा देख लेते हैं कि जो इमरजेंसी है यानी आपातकाल है, आपातकाल के बारे में देख लेते हैं। तो आपातकाल जो है, आपातकाल ये भारतीय संविधान के भाग जो है भाग 18 में है। ठीक है, तो भाग 18 में इसका वर्णन है और इसका अनुच्छेद क्या है, यानी आर्टिकल जो है अनुच्छेद 352 से लेकर के 360 तक संबंधित है। और संविधान में आपात उपबंधों को 3 वर्गों में भी बांटा जा सकता है, जैसे कि अब नेक्स्ट पेज ले लेते हैं। 3 वर्ग कौन कौन से हैं? तो राष्ट्रीय आपात, ठीक है। राज्यों में संवैधानिक तंत्र की विफलता और तीसरा है वित्तीय आपात। तो इसका जो आर्टिकल है, आर्टिकल 352 है। इसका जो आर्टिकल है, आर्टिकल 356 है। और वित्तीय आपात का आर्टिकल जो है आर्टिकल 360 है। ठीक है, ये कभी भी अभी तक जो है भारत में इम्पोज नहीं हुआ है। तो ये मात्र एक ऐसा आर्टिकल है जिसका प्रयोग अभी तक भारत में नहीं किया गया है। ये तो कई बार लग चुका है। सबसे ज़्यादा वर्तमान में कहाँ लगा है ये कमेंट बॉक्स में आप बताइएगा। यूपी है या मणिपुर है वो आप देख लीजिएगा। ठीक है, राष्ट्रीय आपात जो है 352 के तहत है।
जो कि 25 जून 1975 को लगाया गया था। उस समय तत्कालीन प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी जी थी, उनके समय में लगाया गया था। अच्छा, ये जो आपात उपबंध है, इसका प्रावधान जो है भारत शासन अधिनियम, भारत शासन अधिनियम, भारत शासन अधिनियम अधिनियम 1935 से लिया गया है। तो उस समय इंदिरा जी की सरकार थी और आपातकाल इम्पोज किया गया था, और उसी को लेकर के जो है अभी प्रेजेंट गवर्नमेंट जो है उन्होंने घोषणा किया कि हम उस दिन को संविधान हत्या दिवस के रूप में मनाएंगे। और उस समय के जो राष्ट्रपति थे वो कौन थे, ये आप लोग कमेंट बॉक्स में बताइएगा, ठीक है। तो चलिए थोड़ा सा और देख लेते हैं आपातकाल के बारे में। थोड़ा गला फंस रहा है, पानी पी लूं। तो आर्टिकल 352 के आधार पर राष्ट्रपति तब तक राष्ट्रीय आपात की घोषणा नहीं कर सकता जब तक संघ का मंत्रिमंडल लिखित रूप से ऐसा प्रावधान उसे न भेज दिया जाए। और इसे जो है 44वें संविधान संशोधन 1976 द्वारा, यानी 44th CAA 1976 द्वारा 78 द्वारा जोड़ा गया था, ठीक है। और मूल संविधान में जो है सशस्त्र विद्रोह की जगह आंतरिक अशांति था। तो आंतरिक अशांति को सशस्त्र विद्रोह में कब बदला गया, तो इसी 44वें संविधान संशोधन के तहत जो है आंतरिक अशांति को बदल दिया गया किसमें, सशस्त्र विद्रोह में। तो ये करंट का मुद्दा था, इसलिए हमने थोड़ा सा शॉर्ट में देख लिया, फिर कभी देखेंगे, इसको अच्छे से देख लेंगे, ठीक है। तो बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। हाल ही में पहली बार भारत के लोकपाल का स्थापना दिवस 14 जनवरी को मनाया गया है, और न्यायमूर्ति पिनाकी चंद्र घोष 23 मार्च 2019 को भारत के पहले लोकपाल बने। तो इसमें पूछ रहा है कौन से सही हैं, केवल एक, केवल दो, एक और दो दोनों, न तो एक न ही दो। तो इसकी स्थापना दिवस जो है ये 14 जनवरी नहीं है, बल्कि ये 16 जनवरी है। पेन काम नहीं कर रहा, हाँ 16 जनवरी है, ये 16 जनवरी है। तो इसलिए पहला ऑप्शन तो हमारा गलत हो गया, दूसरा ऑप्शन हमारा सही है। तो ऑप्शन हमारा क्या हो जाएगा, 2, केवल 2। चलिए इसके इतिहास को देख लेते हैं। तो ये जो लोकपाल संस्था को स्थापना जो है सबसे पहले जो है 1809 में स्वीडन में हुई, स्वीडन में ओम उट्समैन के नाम से, ठीक है। फिर जो भारत में हुई, भारत में जो सबसे पहले संसद में इसे उठाया गया, संसद में उठाया गया 1968 में। और इसके लिए लोकपाल शब्द को लोकपाल के लिए जो प्रथम प्रशासनिक आयोग जो था, प्रथम प्रशासनिक आयोग जो बना था 1966 में, इसने सिफारिश की थी
और इसके जो अध्यक्ष थे, प्रथम प्रशासनिक आयोग के अध्यक्ष जो थे, अध्यक्ष हनुमंथैया जी थे। ठीक है, तो इन्होंने लोकपाल की सिफारिश की थी। तो ये संसद में 66 में सिफारिश की और ये 68 में संसद में उठा। और इस शब्द को गढ़ने का कार्य जो है एल.एम. सिंघवी जी ने किया था। तो एल.एम. सिंघवी जो है शब्द को गढ़ने का कार्य किया। गढ़ने का कार्य किया। ठीक है, और ये 1968 में संसद में पेश किया गया था और संसद में जो है पारित नहीं हो सका। तो लोकपाल अधिनियम लाया गया। लोकपाल अधिनियम 2013 ये लाया गया। इसके जरिए जो है ये 16 जनवरी 2014 को लागू हुआ। इसीलिए जो है 16 जनवरी जो है हमारा राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पर। तो चलिए आगे बढ़ते हैं, इसके व्याख्या को देखते हैं। इसकी स्थापना दिवस जो है 16 जनवरी, स्थापना लोकपाल और लोकायुक्त अधिनियम 2013 के तहत वैधानिक निकाय है। ठीक है, अधिदेश जो है निकायों के विरुद्ध भ्रष्टाचार के आरोपों की जांच करता है और इसके संगठनात्मक संरचना में कितने सदस्य होते हैं? तो 8 सदस्य होते हैं, जिसमें से 50% जो है न्यायिक सदस्य होते हैं। ठीक है, चयन समिति लोकपाल की जो नियुक्ति होती है वो तो करते हैं राष्ट्रपति, लेकिन उनका जो चयन होता है वो चयन समिति द्वारा किया जाता है, जिसमें प्रधानमंत्री होते हैं, लोकसभा के अध्यक्ष होते हैं, विपक्ष के नेता होते हैं और मुख्य न्यायाधीश यानी CJI होते हैं या विख्यात विधिवेत्ता होते हैं। इन चारों लोगों की सिफारिश के आधार पर नाम दिया जाता है राष्ट्रपति को और राष्ट्रपति जो है उसकी नियुक्ति करते हैं। इनकी कार्यकाल की अवधि कितनी होती है? तो 5 वर्ष या 70 वर्ष तक। क्षेत्राधिकार क्या होता है? जांच शक्तियां क्षेत्राधिकार में आती हैं। इसमें प्रधानमंत्री, केंद्रीय मंत्री, सांसद और केंद्र सरकार के लोक सेवक शामिल हैं। इसमें सरकार द्वारा वित्त पोषित निकाय भी शामिल है। CBI या अन्य एजेंसियों को जांच के लिए निर्देश दे सकता है। केंद्र सरकार के कर्मचारियों के मामले को CVC यानी जो सेंट्रल विजिलेंस कमीशन है उसे जो है भेज सकता है CVC। PM के लिए अपवाद है, राष्ट्रीय सुरक्षा का मामला हो, परमाणु ऊर्जा का मामला हो, ये इन मामलों से संबंधित जो है जांच जो है लोकपाल नहीं कर सकता है और इसके जांच के लिए 2/3 लोकपाल की आवश्यकता होती है। यानी 8 सदस्यों में से जब इसके 2/3 जो है निकल के सदस्य जो है किसी पक्ष में फैसला देंगे तभी वो जांच होगा। अब तुलनात्मक अध्ययन देख लेते हैं। तो जैसा कि पता है केंद्र स्तर पर लोकपाल होता है और राज्य स्तर पर लोकायुक्त होता है। तो इसकी स्थापना जो है लोकपाल और लोकायुक्त अधिनियम 2013 के तहत की गई। लोकायुक्त की जो है 1971 के विभिन्न राज्यों में लागू राज्य लोकायुक्त अधिनियमों के आधार पर की गई। संचालन का स्तर क्या होता है? इसका केंद्रीय स्तर पर होता है, इसका राज्य स्तर पर होता है। संगठन क्या होता है ये हमने बता दिया कि इसमें मैक्सिमम 1 अध्यक्ष और 8 सदस्य होते हैं, जिसमें 50% न्यायिक क्षेत्र से संबंधित होते हैं। इनके संरचना की बात करें लोकायुक्त की तो राज्य के अनुसार अलग अलग होती हैं, लेकिन इसमें आमतौर पर 1 अध्यक्ष और अन्य सदस्य शामिल होते हैं, जिनकी अधिकतम संख्या निश्चित नहीं होती है। तो यहाँ पर निश्चित संख्या नहीं है, बट यहाँ पर निश्चित संख्या है, तो इसे ध्यान रखिएगा। क्षेत्राधिकार क्या होता है? यह न्यायालय केंद्रीय मंत्रियों, संसद सदस्यों और अन्य केंद्रीय सरकारी अधिकारियों से जुड़े भ्रष्टाचार के मामलों से निपटता है। और लोकायुक्त का क्या क्षेत्राधिकार है? राज्य के मंत्रियों, राज्य विधानमंडल के सदस्यों और राज्य सरकार के
अधिकारियों से जुड़े भ्रष्टाचार के मामलों से निपटता है। सदस्यों की नियुक्ति कौन करता है? तो इसमें चयन समिति के द्वारा जो है राष्ट्रपति जो है अंतिम रूप से नियुक्त करते हैं, और लोकायुक्त की जो नियुक्ति होती है वो राज्यपाल द्वारा होती है। और इसमें भी एक समिति होती है जिसमें आमतौर पर उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश और राज्य विधानसभा में विपक्ष के नेता शामिल होते हैं। अधिकार क्षेत्र का दायरा क्या होता है? तो केंद्रीय सरकार या उसके सार्वजनिक संस्थानों में व्याप्त भ्रष्टाचार पर केंद्रित है, और लोकायुक्त जो है राज्य सरकार उसके सार्वजनिक संस्थानों के भीतर भ्रष्टाचार पर ध्यान केंद्रित करता है। और शिकायतें जो है देखें तो जनता प्रधानमंत्री सहित केंद्रीय सरकार के अधिकारियों के विरुद्ध शिकायत दर्ज करा सकती है, अपवादों को छोड़कर, जैसे कि सुरक्षा के मामले में अभी आपने देखा पीछे स्लाइड में। जनता राज्य सरकार के अधिकारियों और स्थानीय निकायों के खिलाफ शिकायत दर्ज करा सकती है। तो जनता जो है शिकायत दर्ज कर सकती है। ये क्या प्रदर्शित कर रहा है? ये लोकतंत्र प्रदर्शित कर रहा है। ठीक है, आप जो है शीर्ष पर बैठे ऐसे नेताओं से, ऐसे पदाधिकारियों से भी आप सवाल कर सकते हैं और उनके प्रति शिकायत दर्ज कर सकते हैं। ये राजशाही में ऐसा नहीं होता है, लोकतंत्र में होता है। ठीक है, तो आप शिकायत कर सकते हैं। पावर्स क्या होती हैं, शक्तियां क्या होती हैं? तो लोकपाल में सिविल न्यायालय के समान शक्तियां होती हैं, जिनमें लोक सेवकों के विरुद्ध मुकदमा चलाने और कार्रवाई की सिफारिश करने का अधिकार भी शामिल है। लोकायुक्त में क्या होता है? इसमें भी सिविल न्यायालय के समान शक्तियां हैं, लेकिन यह मुकदमा नहीं चला सकता। ये मुकदमा तो चला सकता है, लेकिन ये मुकदमा नहीं चला सकता। यह केवल सरकारी अधिकारियों के विरुद्ध कार्रवाई की सिफारिश कर सकता है। महाभियोग कैसे लगता है? तो नियुक्ति समिति के समान समिति की सिफारिशों के आधार पर राष्ट्रपति द्वारा हटाया जा सकता है, और लोकायुक्त को जो है समिति की सिफारिशों के आधार पर राज्य के राज्यपाल द्वारा हटाया जाता है। तो वहाँ पर केंद्र में राष्ट्रपति नियुक्ति कर रहे हैं और हटा भी राष्ट्रपति रहे हैं। लोकायुक्त जो है राज्य में है तो उनकी नियुक्ति राज्यपाल कर रहे हैं और हटा भी राज्यपाल रहे हैं, लेकिन चयन समिति के द्वारा नामित व्यक्ति को ही राष्ट्रपति जो है नियुक्त करते हैं। और यहाँ पर भी जो है ऐसी ही स्थिति है, समिति के निर्देश पर ही जो है महाभियोग लाया जाएगा, और लोकायुक्त में भी सेम स्थिति है। तो ये तुलनात्मक अध्ययन है। हाल ही में भारत का पहला निजी उपग्रह समूह फायरफ्लाई किसने लॉन्च किया है? स्पेस एक्स, पिक्सल, दिंगतरा और ऑप्शन डी ए और बी दोनों। तो इसका राइट आंसर हमारा क्या है? ऑप्शन डी ए और बी दोनों। चलिए इसकी व्याख्या को देखते हैं। गूगल द्वारा समर्थित तथा विश्व का सबसे उच्च रिजोल्यूशन हाइपर स्पेक्ट्रम उपग्रह समूह बनाने वाली बेंगलुरु स्थित अंतरिक्ष प्रौद्योगिकी कंपनी पिक्सल ने अपने फायरफ्लाई समूह के पहले 3 उपग्रहों का सफलतापूर्वक प्रक्षेपण किया है। तो ये कहाँ की कंपनी है? मंगलुरु की है। इस उड़ान में स्पेस एक्स रॉकेट ने एक अन्य भारतीय अंतरिक्ष कंपनी दिंगतारा द्वारा बनाई गई दुनिया की पहली व्यावसायिक उपग्रह जो अंतरिक्ष वस्तुओं की निगरानी करेगा उसे भी लॉन्च किया। पिक्सेल और दिंगतारा के दोनों उपग्रहों को एलन मस्क की कंपनी स्पेस एक्स द्वारा प्रक्षेपित किया गया है। उपग्रहों को संयुक्त राज्य अमेरिका के कैलिफोर्निया में स्थित बैडनबर्ग स्पेस फोर्स बेस से फाल्कन 4 रॉकेट पर स्पेस एक्स के ट्रांसपोर्टर 12 साइड शेयर मिशन द्वारा प्रक्षेपित किया गया है। तो फाल्कन 4 रॉकेट था, ट्रांसपोर्टर 12 साइड शेडर मिशन द्वारा प्रक्षेपित किया। बंगलुरु स्थित पिक्सल कंपनी फायरफ्लाई तारामंडल नामक दुनिया का सबसे उच्च रिजोल्यूशन हाइपर स्पेक्ट्रल उपग्रह तारामंडल बना रही है। फायरफ्लाई तारामंडल में शुरू में 6 उपग्रह होंगे जिन्हें 2 चरणों में प्रक्षेपित किया जाना है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं
इंडीचिप सेमीकंडक्टर लिमिटेड भारत की पहली निजी सेमीकंडक्टर विनिर्माण सुविधा कहाँ प्रारंभ करेगा? तो कहाँ पर प्रारंभ करेगा? उत्तर प्रदेश, आंध्र प्रदेश, उड़ीसा, गुजरात। तो ये कहाँ प्रारंभ करेगा? आंध्र प्रदेश में करेगा। राइट आंसर हमारा बी। चलिए, इंडीचिप सेमीकंडक्टर ने जापान की ईतोआ माइक्रो टेक्नोलॉजी के साथ साझेदारी में भारत की पहली निजी सेमीकंडक्टर विनिर्माण सुविधा स्थापित करने के लिए आंध्र प्रदेश सरकार के साथ समझौते पर हस्ताक्षर किए। 14,000 करोड़ रुपए की यह परियोजना, कितने? 14,000 की यह परियोजना भारत की उच्च तकनीक विनिर्माण में आत्मनिर्भरता की दिशा में एक कदम है। यह सेमीकंडक्टर सुविधा सिलिकॉन कार्बन SiC चिप्स के निर्माण पर ध्यान केंद्रित करेगा। SiC फैब सुविधा स्थापित करने के लिए आंध्र प्रदेश सरकार आवश्यक बुनियादी ढांचे और पारिस्थितिक तंत्र के साथ साथ कुर्नूल में ओरवाकल मेगा प्रौद्योगिकी केंद्र में भूमि प्रदान करेगा। नई सुविधा की शुरुआत 1,000 वेफर्स प्रति माह की उत्पादन क्षमता से होगी, जो 2-3 वर्षों में बढ़कर 50,000 वेफर्स प्रति माह हो जाएगी। यह विकास ऐसे समय में हुआ है जब भारत सरकार सेमीकंडक्टर क्षेत्र को बढ़ावा देने के लिए भारतीय और अंतर्राष्ट्रीय सेमीकंडक्टर कंपनियों को अपने निर्माण संयंत्र स्थापित करने के लिए भूमि आवंटन और वित्त पोषण की सुविधा प्रदान कर रहा है। अब सेमीकंडक्टर क्या होता है इसके बारे में देख लेते हैं, थोड़ा सा जान लेते हैं। तो सेमीकंडक्टर क्या होता है? नाम से आप देख रहे होंगे सेमी मतलब क्या होता है? आधा, अर्ध, ठीक है। और कंडक्टर मतलब चालक। कंडक्टर मतलब चालक। और इंसुलेटर ऐसा मेटल जिसमें से इलेक्ट्रिक करंट जो है इजीली प्रवाहित हो जाए तो उसे कंडक्टर कहेंगे। और ऐसा वस्तु जिसमें से इलेक्ट्रिक करंट इजीली प्रवाहित ना हो पाए या अवरोधक का काम करता है तो उसे इंसुलेटर कहते हैं। इन दोनों के बीच की कड़ी जो है सेमीकंडक्टर कहलाता है, ठीक है। यानी कुछ हद तक वो इंसुलेटर की तरह बिहेव करता है और जब हम उसका टेम्परेचर बढ़ा देते हैं तो एज ए कंडक्टर की तरह बिहेव करता है। सेमीकंडक्टर भी 2 तरह के होते हैं, तो चलिए थोड़ा सा देख लेते हैं। इंसिंट्रिक होता है, और एक होता है एक्सट्रिंसिक। आप कह रहे होंगे सर आप जो है इधर क्यों जा रहे हैं इलेक्ट्रॉनिक्स में, लेकिन इससे प्रश्न आता है और कैसे आता है अभी बताते हैं। इंसिंट्रिक जो है वो क्या होता है? ये शुद्ध होता है, यानी प्योर होता है, जैसे कि जर्मेनियम, जैसे कि सिलिकॉन। जर्मेनियम के परमाणु संख्या कितनी होती है? 14। सिलिकॉन की होती है 32। यानी जो प्योर वाला होता है इसके आउटर कक्षा में जो है 4 इलेक्ट्रॉन जो है रहते हैं। इंसिंट्रिक जो होता है ये प्योर नहीं होता है बल्कि कंपाउंड होता है, ठीक है। और ये भी जब कंपाउंड कैसे बनता है? जब प्योर के साथ कुछ अशुद्धि मिला देते हैं तो जो है इंसिंट्रिक बनता है। और ये कितने प्रकार के होते हैं इंसिंट्रिक वाले? 2 प्रकार के। एक होता है एन टाइप, एक होता है पी टाइप, ठीक है। तो जो एन टाइप होता है ये पंच संयोजी होता है, ठीक है। और ये जो होता है त्रिसंयोजी,
ठीक है। इसमें जो पंच संयोजी जो होता है उसमें इलेक्ट्रॉन की अधिकता होती है, और पी टाइप वाले में यानी त्रिसंयोजी में जो है होल्स होते हैं, होल्स। इससे ही मिल करके जब पी और एन टाइप को जब मिलाते हैं तो क्या बनता है, हमारा डायोड बनता है। तो डायोड जो है ये पी और एन को जब मिलाते हैं तो डायोड बनता है, ठीक है। अब ये बीच का जो पार्ट है इसे हम डिप्लेशन लेयर कहते हैं। तो यहाँ पर पी वाले में होल्स की अधिकता है, होल्स, और यहाँ पर इलेक्ट्रॉन्स की अधिकता है। यानी जब पेंटा वाला जो है, यहाँ पर पेंटा है ना, पेंटा वाला क्या होता है, जब इस 3 वाले से संयोजित होता है तो अपना इसके पास एक इलेक्ट्रॉन अधिक हो जाता है, और ये 3 वाला जब इसके साथ संयोजित होता है तो इसके पास एक जो है होल्स की कमी हो जाती है। तो ये चलिए बहरहाल छोटा सा आप भाग देखिए, है तो बहुत बड़ा, लगभग 3-4 घंटे का ये सेमीकंडक्टर पर, इससे भी ज़्यादा वीडियो बन सकता है, लेकिन उतना डीप में जाने की ज़रूरत नहीं है। क्वेश्चन किस प्रकार से बनेंगे ये देखिए। पूछ दिया कि कंडक्टर और इंसुलेटर के बीच की मटेरियल होते हैं, ठीक है, जिसका प्रमुख उदाहरण जो है जर्मेनियम और सिलिकॉन है। तो जी हाँ, ये जर्मेनियम और सिलिकॉन जो है सेमीकंडक्टर का उदाहरण है, ठीक है। और ये दोनों बीच की अवस्था के होते हैं। या स्टेटमेंट ऐसे भी हो सकते हैं, सेमीकंडक्टर के 2 प्रकार होते हैं, इंट्रिंसिक जो कि शुद्ध रूप में पाया जाता है, और दूसरा कथन दे दे सेमीकंडक्टर का दूसरा रूप एक्सेंट्रिक होता है जो कि कंपाउंड रूप में पाया जाता है, तो वो भी सही है। या क्वेश्चन बन सकता है कि एन टाइप में इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, तो वो भी सही होगा। पी टाइप में होल्स होते हैं, वो भी सही होगा। तो इस तरीके से सामान्य विज्ञान में क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, ठीक है। और पूछे भी गए हैं, आप क्वेश्चन पेपर उठा के देखेंगे तो पूछे भी गए हैं। चलिए आज का हमारा जो है एक्स्ट्रा पॉइंट जो है, एक्स्ट्रा पॉइंट आज का हमारा ये रहा, और आज हम बात करने वाले हैं हमारे क्रांतिकारी और देश के लिए अपना समर्पण देने वाले नेताजी सुभाष चंद्र बोस जी के बारे में, जिनकी 128वीं जयंती जो है 23 जनवरी को मनाई गई पराक्रम दिवस के रूप में। तो इनके प्रसिद्ध नारे, तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा, दिल्ली चलो, ऐसे नारे जो है एक नई ऊर्जा का संचार करते हैं और देश के लिए समर्पण का भाव जगाते हैं और राष्ट्रीय एकता को दिखाते हैं। तो चलिए इनके व्याख्या को देखते हैं, ये हमारा एक्स्ट्रा पॉइंट है। पराक्रम दिवस 2025 भारत के द्वारा भारतीय नेता जो है नेताजी सुभाष चंद्र बोस की 128वीं जयंती के अवसर पर उनकी विरासत का सम्मान करने के लिए पराक्रम दिवस 2025 23 जनवरी को मनाया गया। कार्यक्रम के बारे में देखें तो यह कार्यक्रम कटक, नेताजी जन्मस्थली, इनका जन्म कहाँ हुआ था, कटक में हुआ था, बारामती किले में मनाया गया। और